प्यारे बच्चों, हम लोग दो बेलों की कथा पढ़ रहे थे। उसका 1, 2, 3 भाग पूरा हो गया था। चौथा और पांचवा भाग बाकी है। तो आज हम जो है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी दो बेलों की कथा का चौथा और पांचवा भाग पढ़ेंगे। देखिए, दोनों मित्र हीरा और मोती कांजी हाउस में बंद कर दिए गए थे। अब उससे आगे देखते हैं। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में न आता था ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां थी, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरफ पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवारों की नमकीन मिट्टी चाटना शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ कांजी हाउस में उनको बंद कर दिया गया था, वो इस आशा प्रत्याशा में थे कि अ, हमारे लिए कोई चारा लेकर के आएगा, लेकिन शाम तक भी कोई चारा लेकर के नहीं आया। तब ऐसी स्थिति में सोचने लगे कि अब क्या होगा। तो इस कारण से वो जो वहाँ कांजी हाउस की जो दीवारें थी वो नमकीन हो गई थी। नमकीन का मतलब उनमें नमी आ रही थी और उस कारण से उसमें नमक की मात्रा दीवारों में दिखाई दे रही थी। नमक दिखाई दे रहा था तो वो उसको चाटने लगे अपनी भूख को मिटाने के लिए। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। और वहाँ का जो वातावरण था, वहाँ कांजिया हाउस में कई प्रकार की गायें, भैंस, बकरी, गधे सबको उसमें बंद कर रखा था। और बंद करने के कारण सबके शरीर में किसी प्रकार का पोषण नहीं था, इसलिए सब कमजोर दिखाई पड़ रहे थे। मोती ने सिर लटकाते हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहां से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। किसने कहा? हीरा ने। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार पर गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ निकल आया। मतलब जो कच्ची दीवार थी उसका एक जो ढेला था, जो गारा लगा हुआ था, वो निकल करके आ गया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। ये होता है बच्चों कि जिस कार्य को हम करते हैं उस कार्य को करते करते यदि हमें थोड़ी सी भी सफलता मिलती है तो फिर हम उस कार्य को बार बार करने का प्रयास करते हैं। इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। ये लो साहब। अब मोती को क्या हुआ कि हीरा को इस प्रकार से देख करके उसने क्या किया कि उसको काफी सारे डंडे लगाए और डंडे लगाने के बाद में उसको एक रस्सी से बांध दिया ताकि ये इस प्रकार की हरकत न कर सके। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। उसने कहा कि मेरे पास जितना जोर था वो तो मैंने प्रयास कर लिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने बंधन पड़ जाए। ये लो साहब। हीरा भी जो है वो हार मारने वाला नहीं था। जान से हाथ धोना पड़ेगा, मोती ने कहा। कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यहाँ हाल रहा तो सब मर जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये कहानी जो है परतंत्र भारत में लिखी गई है। तो यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद हमारी परतंत्रता को भी इंगित करते हैं कि यदि हम सब भारतीय एकजुट होकर के अंग्रेजों का सामना करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें स्वतंत्रता मिल सकती है। तो हाँ, ये बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोड़ लगाता हूँ। यानी कि कहते हैं ना कि तू चल करके तो देख, तेरे पीछे जमाना हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हीरा काम कर रहा था ऐसा उसको दीवार को तोड़ने का, तो मोती ने भी कहा चलो मैं भी आपके साथ होता हूँ, मैं भी ये कार्य करता हूँ।
मोती ने दीवार में उसी तरह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी, फिर हिम्मत बढ़ी, फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर लग करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे मतलब खड़े हो गए। जो बिल्कुल निश्चेष्ट पड़े थे वो बिल्कुल सब खड़े हो गए। सब में जान आ गई। तीनों घोड़ियां सरपट बाहर निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। यानी गधों के लिए कहा जाता है कि उनके पास दिमाग नहीं होता, वो पागल होते हैं। मतलब उनको लगा कि अब तो हम तो यहाँ के हमेशा इसी प्रकार से रहते हैं, जहाँ मालिक की यहाँ रहते थे वहां भी उसी प्रकार से रहते थे, तो आज यहाँ खड़े, कोई दिक्कत नहीं है। वो गधों की तो वही स्थिति थी। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं, यानी कि फिर पकड़ लिए जाएंगे तो वापस कांजियों में आना पड़ेगा, इसलिए बढ़िया है यहाँ के यहीं पड़े रहो। तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। गधों ने कहा कि हम तो यहीं पड़े रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। अभी रात से ऊपर जा चुकी थी, आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़े रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। ये लो साहब, एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा कि मुझे तो यहीं छोड़ जाओ, तुम भागे जाओ। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थ समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर तुम पर मार पड़े तो क्या चिंता? इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला, तब अपने बंदों के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब सारा अमला जो है वो पशुपेश में आ गया कि किस प्रकार से ये दीवार ढहा गई और यहाँ से जानवर भाग के चले गए। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई, यानी कि पता लग गया कि ये काम मोती का ही है, और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। ये ले साहब, दोनों को मोटी रस्सी से बांध दिया गया, हीरा और मोती को। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। अब इसके जो नायक हैं, दोनों बेल हैं इस कहानी के, तो जो नायक होता है वो महान कार्य करता है। किसी भी कहानी या उपन्यास में या किसी आप फिल्म मूवी देखते हैं तो उसमें जो नायक होता है उसके कार्य बहुत महान होते हैं, वो सबका प्यारा होता है। तो यहाँ पर भी हीरा और मोती जो है उन्होंने सब जितने भी जानवर अंदर पड़े हुए थे काजी, उसमें उन सबको आजाद करवा दिया और खुद स्वयं उस जेल में पड़े रहे। 1 सप्ताह दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। तृण का मतलब होता है तिनका, यानी घास का कोई तिनका नहीं खाया। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता, यही उनका आधार था। केवल पानी दिखा दिया जाता, मतलब पानी रख दिया जाता, पिए तो पिए, नहीं पिए तो नहीं पिए। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठा तक न जाता। टटरियां निकल आई, टटरियां मतलब हड्डियां निकल आई। एक दिन बाड़े के सामने डुगी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। मन फीका करके क्यों चले जाते? क्योंकि अब उनके शरीर में किसी प्रकार मांस नहीं था, केवल हड्डियां दिखाई दे रही थी, इसलिए कोई भी उनको खरीदने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? यानी उनकी नीलामी होने जा रही थी। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हों पर उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। कहने का तात्पर्य यह है कि ये आदमी तो बड़ा ही कठोर निर्दयी मालूम पड़ता है। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को
भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। भीत का मतलब भयभीत नेत्रों से, भयभीत, भय के कारण। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब न जान बचेगी। गया, कम से कम गया घर थे तो थोड़ा सा वहां शांत थी, लेकिन अब यहाँ तो क्या हुआ कि अब मारे जाएंगे, अब जान बचेगी नहीं। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। अंत में क्या होता है, हारा हुआ व्यक्ति क्या करता है कि ईश्वर का सहारा लेता है। तो यहाँ पर भी दोनों बेल जो है वो ईश्वर का सहारा लेते हैं कि अब केवल ईश्वर ही जो है वो हमें बचाएंगे। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या, अब न बचाएंगे। वो आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता। मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। यहाँ पर भी दोनों ही जो है वो परोपकार की भावना से ओतप्रोत हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे मरने के बाद में भी हमारी जो चीजें हैं शरीर की, वो किसी न किसी के तो काम आएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। हार का मतलब जहाँ पर खेत था वहां पर। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को कोई चिंता नहीं। उनके दो भाई बदिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। बदिक होता है जो जानवरों को मांस बेचता है, उसको कहते हैं बदिक। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। अब देखिए दोनों बैलों को वो पुरानी जो स्मृति थी जिस रास्ते से गया लेकर के उनके गया था, वो रास्ता अब उनको जाना पहचाना सा मालूम हो रहा है। उनकी चाल तेज होने लगी। थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, ये लो, अपना ही हार आ गया। अपना हार आ गया मतलब अपना खेत आ गया। इसी कुएं पर हम पुए चलाने आया करते थे, यही कुआं है। अरे तो ये तो वही कुआं है जिसमें हम लोग जिस खेत में हम काम किया करते थे, जिस कुएं का पानी हम पिया करते थे। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। नगीच का मतलब पास में, नगीच का मतलब पास में, पास ही आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। थान पर, जहाँ पर जो इस स्थान था हमारा, जहाँ पर हमको बांधा जाता था, जहाँ पर रहा करते थे, उस स्थान पर चलो। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ेल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। जूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते दौड़ा और उन्हें बारी बार से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक जूरी का हाथ चाट रहा था। कहने तात्पर्य जूरी जो था उन दोनों बैलों को प्रेम करने लगा। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। जूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं नीलाम करवा कर इन बैलों को आ रहा हूँ। दड़ियल ने कहा, मैं तो समझ रहा हूँ चुरा लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, क्या अधिकार है? जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। जूरी ने कहा कि ये दोनों मेरे बैल हैं और मेरे द्वार पर खड़े हैं, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। दड़िया झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सिंह चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते देखते और हंस रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वो मुझे
पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता, मतलब मैं उसको मार करके छोड़ता। अब न आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखो कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा, पर उसके काम तो न आऊंगा, मतलब उसके काम तो नहीं आने वाला मैं। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। कहने का तात्पर्य जूरी काची की पत्नी ने भी आकर के उनको बहुत लाड प्यार किया। तो इस प्रकार से कहानी बच्चों पूरी होती है और आपको इसके प्रश्नोत्तर करने हैं पूरे, और पूरे प्रश्नोत्तर करके मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पर भेजने हैं। आज के लिए इतना ही।